देखिए हम लोग एक्सरसाइज क्या सॉल्व करते हैं, एक्सरसाइज नंबर 38, जिसमें कह रहा है कि राइट डाउन ए डजन कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस ईच कंटेनिंग ए नाउन क्लॉज। आपको क्या करना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है और भी उसमें क्या, उस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आपको जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा उसमें आपको नाउन क्लॉज बनाना है। और नाउन क्लॉज किस किस क्राइटेरिया बनाना है, मेक द नाउन क्लॉज द सब्जेक्ट इन द फर्स्ट थ्री, the object in the next three, and in opposition to a noun or pronoun in the next three, use the noun clause predicative in the last three। तो मतलब इसमें से कुल आपसे 4 प्रकार पूछ रहा है। प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट नहीं पूछा और एग्जेक्टिवल कॉम्प्लीमेंट नहीं पूछा, जो कि मैं आपको यहाँ बताऊंगा। तो पहले तो हम लोग सब्जेक्ट देख लेते हैं। 3 नहीं आप 30 बना लेंगे अगर आपका कॉन्सेप्ट है। सब्जेक्ट आता कहाँ है, सब्जेक्ट आता कहाँ है, सब्जेक्ट कहाँ आता है, वर्ब के पहले। तो अगर हम यहाँ देखिए बनाते हैं क्या, पहला सेंटेंस, पहला जैसे आप पूछा है क्या, नाउन क्लॉज एज ए सब्जेक्ट, है ना। तो सब्जेक्ट अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप सब कुछ कर ले सकते हैं। जैसे मैंने कहा इज नॉट ट्रू, इज नॉट ट्रू, सही नहीं है या सत्य नहीं है। तो अब इसके इज के पहले एक सब्जेक्ट की डिमांड हो रही है ना, क्या सही नहीं है। तो अगर फ्रेज बनाना चाहें, योर स्टेटमेंट, तुम्हारा कथन, या योर सेइंग, तुम्हारा कथन, योर वर्ड्स, तुम्हारा कथन। तो अब यहाँ फ्रेज के बजाय हमको क्या करना है, क्लॉज करना है। तो हम कहते हैं व्हाट यू आर सेइंग, जो कुछ तुम कह रहे हो सही नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज, अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज का वर्ब ये भी है, वर्ब ये भी है, तो पंक्चुएशन का नियम ये होता है कि अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज का वर्ब का कोई भी फॉर्म आसपास आता है तो इनके साथ कामा का प्रयोग करना चाहिए। ग्रामर का नियम ये कहता है। लेकिन आपको क्या करना है, सब्जेक्ट बनाना है। तो ये क्या हुआ, क्या सही नहीं है, जो कुछ तुम कह रहे हो सही नहीं है, एक सब्जेक्ट ये बन गया। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो आप 3 नहीं 30 बना सकते, 3000 बना सकते हैं। जैसे हमने कहा दी स्टूडेंट्स विल बी पनिश्ड, छात्रों को सजा दिया जाएगा। ये क्या है आपका सेंटेंस, ये सेंटेंस पैसिव में, फ्यूचर इंडेफिनिट की पैसिव है। यहाँ स्टूडेंट्स क्या है, सब्जेक्ट है। अब यहाँ मैंने कह दिया whoever does not come on time will be punished, सजा दिया जाएगा। अब किसे सजा दिया जाएगा, जो कोई समय पर नहीं आएगा। तो अब ये डबल फ्यूचर होते हैं, तो जो पहला एक्शन होता है उसे प्रेजेंट में बनाते हैं। तो ये प्रेजेंट में, इसके पहले भी मैं बता चुका हूँ आपको। तो ये, लेकिन ये नाउन क्लॉज है कैसा भाई, सब्जेक्ट है ना, विल बी का सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कौन बनता है, या तो नाउन या तो प्रोनाउन। तो अब चूंकि ये प्रोनाउन तो हो नहीं सकता, ये क्या है, नाउन क्लॉज एज ए सब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा कि नाउन क्लॉज ये 2 हो गए, और भी बना सकते हैं। दैट ही चीटेड मी, कि उसने मुझे धोखा दिया। इज करेक्ट, सही है। तो सही है, क्या सही है, कि उसने मुझे धोखा दिया, ये सब्जेक्ट हो गया, ठीक। दूसरा, यहाँ तो बी फॉर्म का सब्जेक्ट और भी हम बना देते हैं, जो आपके फाइनाइट लेक्सिकल वर्ब होते हैं। दैट ही कम्स लेट इन दी नाइट, कि वह रात में देर से आता है। मेक्स
हिज पेरेंट्स वरीड, उसके माता पिता को चिंतित कर देता है, उसके माता पिता को चिंतित कर देता है कि वह देर से रात में देर से आता है, उसके माता पिता को चिंतित कर देता है। तो क्या चीज चिंतित कर देता है? ये चीज है। तो ये क्या हुआ? नाउन क्लॉज एज ए सब्जेक्ट हो। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो सब कुछ कर सकते हैं। अब पूछ रहा है कि ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है आपका? जो एक आपका ट्रांजिटिव वर्ब होता है उसके बाद क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। जैसे आई डू नॉट बिलीव व्हाट ही सेज, ये हो गया। आई नो वेयर ही लिव्स, आई नो वेयर ही लिव्स, मैं जानता हूं। क्या जानता हूं? कि वह कहां रहता है। टेल मी, मुझे बताओ। हाउ इंक इज मेड, स्याही कैसे बनाई जाती है। तो मुझे बताओ, ये इंपरेटिव सेंटेंस है, ये प्रिंसिपल क्लास है। किसे बताओ? मुझे बताओ। क्या बताओ? हाउ इंक इज मेड। तो मैंने कहा कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर होगा तो आप एक नहीं 1000 वाक्य बना सकते हैं। फिर आपसे पूछ रहा है कि एपोजिशन, ठीक है ना? क्या पूछ रहा है? तो एपोजिशन अगर आपका क्लियर है तो एपोजिशन का मतलब क्या हुआ इसे बताते हैं इसी पेज पे। एपोजिशन जिसको केस इन पोजिशन कहते हैं। तो केस इन पोजिशन का कॉन्सेप्ट पहले समझिए कि सेंटेंस आपका कंप्लीट होना चाहिए। जैसे डोंट फॉरगेट दिस, इसे मत भूलो। अब जैसे मैं आपसे किसी से सामने वाले कह रहे तो इसे मत भूलो, तो उसी समय आप आ गए तो क्या ना भूलो। तो इसे में क्या शामिल है? तो हम ऐसे कह सकते हैं, कामा रख करके इफ यू वर्क हार्ड, कामा यू विल सक्सीड। इसे ना भूलो। क्या ना भूलो? कि अगर तुम कठिन परिश्रम करोगे तो तुम सफल होगे। तो ये क्या है? इस दिस में शामिल है। तो वहां पूछा है कि एंड इन एपोजिशन टू ए नाउन और प्रोनाउन, मतलब किस इन एपोजिशन बनाइए, किसका? नाउन का भी बनाइए, प्रोनाउन का। तो ये क्या है? आपका प्रोनाउन है। तो इस प्रोनाउन में क्या चीज शामिल है? यही चीज शामिल है ना। विशेषता नहीं बता रहा है कि ये इसके लिए यहाँ कोई रिलेटिव प्रोनाउन आया हो तो रिलेटिव प्रोनाउन नहीं कि एडजेक्टिव क्लॉज बन जाए, ऐसा नहीं है। दूसरा देखते हैं, कोई स्टेटमेंट की बात। जैसे मैंने कहा कि आई केम टू नो हिज स्टेटमेंट, मुझे उसका, मैं जान गया क्या उसका कथन। क्या उसका कथन था? अब इसी के बगल लिख दीजिए दैट ही डिड नॉट हेल्प एनीबडी, कि उसने किसी की मदद नहीं की। ये उसका स्टेटमेंट था, स्टेटमेंट में शामिल है। अब देखते हैं कि जब नाउन क्लॉज बी फॉर्म के सब्जेक्ट के रूप में होता है तो उसको जब हम रखते हैं तो क्या होता है? जैसे देखते हैं कि दैट ही चीटेड हिज फ्रेंड्स वाज करेक्ट, सही था। तो अब ये क्या है? बी फॉर्म है ना। तो मैंने आपको बताया था कि बी फॉर्म के पहले अगर नाउन क्लॉज आता है सब्जेक्ट के रूप में तो इस नाउन क्लॉज के स्थान पे हम क्या करते हैं? प्रीपेरेटिव प्रोनाउन
इट का प्रयोग कर देते हैं। इट वॉज करेक्ट दैट ही चीटेड हिज फ्रेंड्स, मतलब यह सही है कि उसने अपने मित्र को धोखा दिया। तो मैंने अभी क्या बताया कि एक कंप्लीट सेंटेंस होता है, अगर हम नाउन क्लॉज को हटा दें तो अगर सिर्फ इतना लिखें वाज करेक्ट तो ये तो क्या रहेगा, ये तो इनकरेक्ट रहेगा, है ना। लेकिन अगर सिर्फ इतना लिख दें कि इट वाज करेक्ट, इट वाज करेक्ट, फुल स्टॉप, तो यहाँ तो ये तो कंप्लीट सेंटेंस है ना। बी फॉर्म के पहले इट क्या है, सब्जेक्ट है, तो जब ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, तो ये तो कंप्लीट सेंटेंस हो गया ना। तो लेकिन तो कहना क्या है कि केस इंपोजिशन का कॉन्सेप्ट एक कंप्लीट सेंटेंस में आने वाले नाउन या प्रोनाउन में जो भी बातें शामिल होती हैं वो केस इंपोजिशन के रूप में दर्शाई जाती हैं। तो अब इसी के स्थान पे अगर रहते हैं कि दैट ही चीटेड हिज फ्रेंड्स, तो अब ये क्या होगा, ये केस इन अपोजिशन हो गया। अब ये किस में शामिल है, ये इट में शामिल है। ये प्रीपैरेटरी प्रोनाउन बराबर सब्स्टिट्यूशनल प्रोनाउन या आपका प्रोविजनल प्रोनाउन, ये क्या है आपका नाउन क्लॉज एज ए केस इन पोजीशन। लेकिन मेन सब्जेक्ट अगर बात करेगा, मेन सब्जेक्ट कौन है, तो मेन सब्जेक्ट आपका यही है। 3 नहीं, आप 30 बना ले जाइए। फिर आगे पूछ रहा है आपसे, तो ये क्या है, प्रोनाउन का है ना केस इन पोजीशन, ठीक। जैसे the fact will never be come in the word। देखिए, अब विल के पहले इसका सब्जेक्ट क्या है आपका, द फैक्ट, तथ्य संसार में कभी नहीं आएगा, सॉरी विल नेवर कम, सॉरी। तो यहां सेंटेंस क्या लिखा है, द फैक्ट एक सब्जेक्ट बना लिया, यहां इसका विल नेवर बी फॉरगॉटेन, तथ्य कभी नहीं भुलाया जाएगा, ठीक। अब वो तथ्य कैसा है, तथ्य कामा दैट यू स्टोल माई पेन, तथ्य। अब उस तथ्य में क्या शामिल है कि तुमने मेरी कलम चुराई, कभी नहीं भुलाया जाएगा। तो ये क्या है आपका केस इन पोजीशन है। अगर केस इन पोजीशन को अगर हटा देते हैं सेंटेंस तब भी कंप्लीट रहता है। तो उस तथ्य में क्या है, ये चीज है। द न्यूज इज ट्रू, अगर मैं यहां कह दूं द न्यूज इज ट्रू, समाचार सही है, तो आप कहेंगे कैसा समाचार, तो अब क्या करूं, इसी समाचार में कह दूं कि 6 persons have been killed is true। ये क्या है, 6 लोग मारे जा चुके हैं, मतलब वो समाचार ये सही है, तो केस इन पोजीशन है। अब आ रहा है चौथा कि नाउन क्लॉज प्रेडिकेटिवली, जिसे कहते हैं हम लोग, प्रेडिकेटिव क्या होता है, बी फॉर्म के बाद आता है, मतलब एज ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। तो कॉम्प्लीमेंट क्या है, जैसे हिज स्टेटमेंट इज, अब इज तक अगर सेंटेंस फुल स्टॉप कर दो तो क्या है, इनकम्प्लीट है। तो जब ये इनकम्प्लीट है तो अब देखिए यहाँ अगर मैं कह दूं हिज स्टेटमेंट इज ट्रू, तो ये जो ट्रू आया है सेंटेंस को क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। तो अब यहाँ एक वर्ड के बजाय क्या कर रहा हूं, मैं नाउन क्लॉज कर देता हूं, हिज स्टेटमेंट इज दैट ही
will never he will never come here again, कि वह यहां दोबारा कभी नहीं आएगा, यहां दोबारा कभी नहीं आएगा। तो ये क्या है आपका नाउन क्लॉज एज ए प्रेडिक्टिवली कह दीजिए, चाहे नाउन क्लॉज एज ए कॉम्प्लीमेंट कह दीजिए, समझे ना। तो जैसे माई बिलीफ, माई बिलीफ, माई बिलीफ जैसे कह दिया जाए। दूसरा सेंटेंस देखिए, माई बिलीफ इज, मेरा विश्वास है कि वह मेरी मदद करेगा, दैट ही विल हेल्प मी, कि वह मेरी मदद करेगा। तो ये क्या हुआ आपका नाउन क्लॉज एज अ कॉम्प्लीमेंट या प्रेडिक्टिवली कह दीजिए। तो इस प्रकार से हुआ। अब एक कॉन्सेप्ट आता है प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट होता है। तो जैसे प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट में कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो कि अपने साथ प्रीपोजिशन लेते हैं, जैसे लिसन टू मी, बोलते नहीं, लिसन टू मी, मुझे सुनो। अब लिसन टू व्हाट आई एम गोइंग टू से, जो कुछ मैं कहने जा रहा हूं सुनो। पे अटेंशन, पे अटेंशन व्हाट द टीचर टीचेस, ध्यानपूर्वक सुनो जो कुछ अध्यापक पढ़ाते हैं, सुनो जो कुछ मैं कहने जा रहा हूं। तो लिसन के साथ ये क्या है आपका टू, प्रीपोजिशन है। पे अटेंशन के साथ, अच्छा यहाँ टू लगाना भूल गए, पे अटेंशन क्या लेता है, प्रीपोजिशन टू लेता है। पे अटेंशन टू व्हाट द टीचर टीचेस, तो पे अटेंशन के साथ क्या लेता है, टू लेता है, लिसन टू। तो इसी प्रकार जो पर्टिकुलर वर्ब होते हैं जो हमेशा प्रीपोजिशन लेते हैं, ठीक ना, उनके साथ क्या हो जाएगा, जो नाउन क्लॉज जाएगा वो आपका प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। और एक लास्ट होता है, ये तो 5 तरीका में, ये 4 तरीका पूछा था, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और केस इंपोजिशन। एक मैंने आपको बता दिया प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। एक होता है छठा कि एडजेक्टिवल कॉम्प्लीमेंट। तो ध्यान रखिएगा जो आपके इंटरनल फीलिंग से संबंधित एडजेक्टिव होते हैं, जैसे हैप्पी है, ग्लैड है, एस्टॉनिश्ड है, ये कुछ जितने भी हैं, इनके बाद जो दैट क्लॉज जाएगा वो आपका नाउन क्लॉज एज ए कॉम्प्लीमेंट है। जैसे आई एम ग्लैड, मैं खुश हूं, दैट यू हैव कम हियर। लेकिन इसी जितने भी इंटरनल एडजेक्टिव हैं, अगर इनके पहले क्या आ गया, सो आ गया, आई एम सो ग्लैड, तो इनके बाद जो दैट क्लॉज आएगा वो आपका एडवर्ब क्लॉज एज ए रिजल्ट होगा। रेन मार्टिन में इस चीज को नहीं समझाया है, मतलब वो 5 ही तरीका दिया है। अब वो इस चीज को आई एम ग्लैड को इसको हर कहीं नाउन क्लॉज कहा है तो कहीं वो एडवर्ब क्लॉज कहा है, लेकिन समझाया नहीं है, मैं समझा रहा हूँ। अगर आपको प्रूफ चाहिएगा तो बताइएगा, मैं आपको स्क्रीनशॉट बाकायदा भेज दूंगा कि हाँ यहाँ देखिए। क्योंकि देखिए रेन मार्टिन जो है, जो फैक्ट है कि ये देखिए कि आप इस पर लिखा है रिवाइज्ड बाई एनडीवी राव प्रसाद। तो एनडीवी राव प्रसाद कहाँ के हैं, इंडिया के हैं। और जो ये जो रेन एंड मार्टिन है ये 2 राइटर के नाम पे चलती है, एक पीसी रेन है और एक मार्टिन पैरट है, 2 राइटर हैं। तो भाई किसी
कोई भी ऐसा नाम इंडिया बता दिए जिसके नाम के साथ एंड लगता हो। जब दो लोग होते हैं तब उनके साथ एंड लगता है। जैसे फिलॉसफी में शुक्ला एवं शुक्ला थे, तो दो लोग अगर मिलकर लिखते हैं, अगर कोई चीज़ दो लोगों का नाम होता है तो उनके साथ एंड लगता है, बाकी किसी एक व्यक्ति के नाम के साथ एंड नहीं लगता है। तो यहाँ पीसी रेन अलग है और मार्टिन पैरेट अलग है। पैरेट के नाम से मार्टिन के नाम से दो राइटर चलते हैं, एक मार्टिन हेविंग्स है, एक मार्टिन पैरेट है। तो मार्टिन पैरेट और पीसी रेन ये दो राइटर हैं। अब यहाँ इंडिया में क्या किया, रिवाइज किया गया। तो इंडिया में रिवाइज किया गया, इसलिए इसमें देखिए कि एग्जाम्पल में राम श्याम इंडियन नाम मिलता है। बाकी जो एकदम एक्यूरेट फॉरेन राइटर की किताबें होती हैं उनमें राम श्याम मोहन सीता गीता नहीं मिलेगा, ठीक, वहाँ के नाम मिलते हैं। तो ये रिवाइज्ड बाई है। तो अब इंडिया के लोग अगर रिवाइज्ड किए हैं, मैं नहीं कहता कि वो विद्वान नहीं है, भाई विद्वान है, इतनी अच्छी किताब उन्होंने रिवाइज्ड किया है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने कमी कर दिया है, इस चीज़ को सही तरीके से समझा नहीं पाए हैं। और ये बात कि ईश्वर ने उनको भी दिमाग दिया, हमको भी दिमाग दिया है और आपको भी वही ब्रेन दिया है। हमारे बीच से ही लोग निकलते हैं, तो जितना बढ़िया पढ़ेगा वही उतना बढ़िया एक्सप्लेन करेगा। कोई भी रेन मार्टिन हो या कोई भी किताब हो, ठीक है ना, तो वो उतना अच्छे से जितना पढ़े